तुम बोलोगे सर ये कैलकुलस फिजिक्स में इसमें क्वेश्चन आएंगे क्या कैलकुलस से, तो मैं बोलूंगा नहीं, फिजिक्स में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसा समझ लो कि विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस कैलकुलस आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स, जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स है, वो नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कैलकुलस आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब अगर ये कैलकुलस सीखना जरूरी है, बेसिकली ये कैलकुलस हमारे लिए क्या है, अगर कोई मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होंगे वो अलग से इसको पढ़ेंगे क्लास 12 में पूरा डिटेल में, लेकिन फिजिक्स के लिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या है, एक मैथमेटिकल टूल। ये जो कैलकुलस है वो हमारे लिए क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। अब मैथमेटिकल टूल है इसका मतलब क्या है, ये हमें कैलकुलेशंस में हेल्प करने वाला है। यूजिंग कैलकुलस हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेशंस है उसको आसान बनाएंगे। अब कैलकुलस में ना दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व, मतलब दो प्रोसेसेस हम बताते हैं कैलकुलस में। अब शायद तुमने नाम सुना हो, नहीं भी सुना है तो ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होगा इंटीग्रेशन। एक तो हमें सीखना है डिफरेंशिएशन और दूसरा हमें क्या सीखना है, इंटीग्रेशन। अब एग्जैक्टली बोलोगे सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो एग्जैक्ट मीनिंग शायद मैं अभी नहीं समझा पाऊँ, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इंटीग्रेशन बताना थोड़ा आसान होता है डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझाना कि सर ये इंटीग्रेशन क्या है, क्या जरूरत है, क्यों सीखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो तुमने जब अपने लोअर क्लासेस में तुमने ये देखा होगा कि अगर एक कोन था और इस कोन का अगर अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, अगर ये कोन है और कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो हमने सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख लिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब तुम्हारे टीचर ने तुमको ये फॉर्मूला बताया था, तो तुम्हारे मन में ऐसा डाउट आया क्या कि सर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया। अब क्योंकि ना वो सिलेंडर वाला लोग बता देते हैं, सिलेंडर वाले में क्या होता है, इस तरह से एक आर स्क्वायर एच, हाँ इस तरह से एक कॉइन है। अब अगर आप कॉइन को पाइल अप कर दोगे, 10 कॉइल्स का पाइल अप कर दोगे आप इस तरह से, तो वो जो डायग्राम बन के आता है वो होता है सिलेंडर। तो बेस के एरिया में से अगर आपने इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, बेस के एरिया में से अगर आपने इसको इसके हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको इसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच मिलता। अब मन में डाउट आता है कि सर ठीक है, सिलेंडर का तो समझ में आता है कि जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच कैसे हुआ, ये वॉल्यूम का कोन का जो वॉल्यूम था वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों हुआ। मतलब एक मन में डाउट आता है ना कि सर, जैसे जब ये स्कूल कॉलेज में तुम्हारे टीचर ने जब तुमको ये सिखाया होगा ना, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई ये होता है, मान लो, याद कर लो, और तुमने भी बोला कि हाँ भाई साहब टीचर ने बोला है, याद कर लेते हैं। मन में डाउट ऐसा आता है। अच्छा, अब मान लो ये तो समझ में आ गया, और हमने क्या पढ़ा है सर, अगर इस तरह का एक स्क्वायर है, इस तरह का एक स्क्वायर है, साइड ए है, साइड ए है, इसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। अगर तुम बोलोगे सर ये एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई डायग्राम है अमीबा के शेप का, अनइवन शेप का, ऐसा कोई भी अजीब सा शेप का है, और मेरे को बोला गया है कि आपको इस शेप का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, ऐसा कोई स्केल है क्या, या ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो इस शेप का अपने को एरिया बता दे। तो बोलोगे नहीं सर ऐसा तो हमने आज तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा है। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे इस तरह की शेप का एरिया क्यों कैलकुलेट करना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैथमेटिक्स में क्या है ना, हमारे पास एक टूल है जो हमें क्या करेगा, इसके एरिया को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब वो टूल क्या है, तो हम क्या करते हैं ना, हम इसके एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। इसके एरिया को हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बड़ा बनाया गया है, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब कितना छोटा है सर, तो अपने सोच से भी कहीं ज्यादा छोटा है। मतलब तुम जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा छोटा है। तो अगर मैंने बोला कि मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका जो हर एक पार्ट आएगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली एक स्क्वायर के जैसा होगा। अब अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया मिल गया, और मान लो ऐसे ऐसे मैंने क्या किए थे, करोड़ों नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था,
इस एक के एरियाज, अब ये जो करोड़ों यहाँ पे जो छोटे छोटे एरियाज बने, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस पूरे डायग्राम का एरिया मिलेगा। तो अगर मेरे पास इस तरह का स्टैंडर्ड डायग्राम है या इस तरह का स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो फॉर्मूलाज है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एरिया रिक्वायर्ड है तो ए स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो पाई आर स्क्वायर एच कर दो। लेकिन अगर इस तरह के मेरे पास कुछ डायग्राम आ गए, अब ये ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड नहीं, ये भी स्टैंडर्ड है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अच्छा फॉर्मूला होता है। लेकिन मान लो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इस तरह के शेप का अगर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और मैंने बोल दिया कि इसका वॉल्यूम, इसका कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका वॉल्यूम या इसका कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अभी मैं नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन क्यों जरूरत है। इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे एरियाज यहाँ पे बनेंगे ना, इन सबको ऐड करके, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो जितने भी छोटे छोटे एरियाज बने हैं सारे एरियाज को ऐड करो। अब यहाँ पे करोड़ नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स बनाए थे मैंने, उन करोड़ नंबर का एरिया फाइंड आउट करना और उन सबको ऐड करना पॉसिबल तो है नहीं, इंसान के लिए पॉसिबल है नहीं। तो वो कौन करके देता है हमें, वो मैथमेटिक्स में हमें इंटीग्रेशन जो टूल है वो करके देगा। अब ये आप समझ लो कि इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन आप तभी सीख पाओगे जब आपको डिफरेंशिएशन आता है। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर मेरे को इंटीग्रेशन जानना है ना, तो पहले मेरे को डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? आया ना? यस सर। मैं आपको फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि ये इंटीग्रेशन का अपने को एप्लीकेशन फिजिक्स में कहाँ पढ़ने वाला सर, ये तो आपने मैथ्स बता दिया। मान लो मैंने बोला कि ये इनिशियल पोजीशन है ए और ये फाइनल पोजीशन है बी। अब अगर पार्टिकल कुछ इस तरह के रास्ते से चल रहा था, ठीक है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, इस तरह के रास्ते से मैं जा रहा था। अब ए से बी अगर मैं कुछ इस तरह के रास्ते से जा रहा था और किसी ने मेरे को बोला कि इसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लो। अब अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम बोलोगे सर ऐसा तो कोई स्केल होता ही नहीं है जो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो यहाँ पर वापस से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस डिस्टेंस के ये जो पाथ था यहाँ पर, इसको हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। अब फिर से ये जो पाथ है वो कितना छोटा है, ये हमारे सोच से कहीं ज्यादा छोटा है। ऐसा नहीं सोचेंगे सर ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, नहीं, ये मैंने विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बनाया है, एक्चुअल में इससे कहीं ज्यादा छोटा है। अभी मैं इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का मतलब आपको बताऊंगा, तो अभी बस इतना समझ लो कि ये बहुत छोटा है। अब ये जो छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स आए हैं, अब आप जानते होंगे कि कर्व का एक छोटा सा पार्ट ये अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, ये समझ में आता ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा 9th-10th में आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में ऐसा बोलते थे कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इंफिनिटी है। इसका क्या मतलब होता था कि प्लेन मिरर एक ऐसे बड़े से सर्कल से बना है, प्लेन मिरर एक ऐसे बड़े से सर्कल से बना है जिसका रेडियस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे स्फेरिकल मिरर में क्या होता था, स्फेरिकल मिरर आप ऐसे बोलते थे ना कि अगर मुझे स्फेरिकल मिरर बनाना है तो एक इस तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉल ले लो और उसको क्या करो, इस तरह से कट कर दो। अब अगर यहाँ से मैंने पेंट कर दिया, इसको इस तरह से मैंने पेंट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं हटा दूं, तो ये जो डायग्राम बन के आता है वही क्या होता था, स्फेरिकल मिरर होता था। अब स्फेरिकल मिरर में आपने डिफाइन किया होगा मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था ये जिस स्फेरिकल बॉल से इसको कट करके बनाया गया है उस बॉल का जो रेडियस होता था उसको हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसी तरह कोई अगर आपको बोले कि प्लेन मिरर को डिफाइन करो तो आप ऐसा बोलते थे कि प्लेन मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इंफिनिटी है। या इसका क्या मतलब है कि इसको मैंने एक ऐसे बड़े से सर्कल से तोड़ के लाया है जिसका रेडियस का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। ये समझ में आता है क्या थोड़ा बहुत? यस सर। आज मैं जो पढ़ाऊंगा थोड़ा नया है, तो कुछ भी ऐसा लगे नहीं समझ में आ रहा है पूछना है। हाँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरह के कर्व पाथ था और मैंने इसमें क्या किया, कर्व पाथ का एक छोटा सा पोर्शन अगर फाइंड आउट कर लिया तो ये जो छोटा सा पोर्शन होगा, इस छोटे से पोर्शन को मैं अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन लेंथ मान सकता हूँ। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ मिल गया,
उसी तरह सारे एलिमेंटल लेंथ dx dx सारे छोटे छोटे लेंथ्स को आप ऐड कर दो तो a से b का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अब बोलने में तो बहुत ही आसान है सर कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया सर? तो मैंने इसको करोड़ नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब तुम सोचो इस तरह से छोटे छोटे करोड़ नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, उनका लेंथ एक तो फाइंड आउट करना है, फिर ऐड भी करना है। तुम्हारा बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जवानी खत्म होगी। पहले जवानी खत्म होगी, पहले तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे आगे के जो आने वाले जनरेशन है वो भी तुमको गालियां देंगे, लेकिन भी तुम ए से बी का डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर पाओ। तो ऐसा क्यों सीखना सर? अगर ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम इतना छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं और फिर अल्टीमेटली जाके सबको ऐड करना है जिसमें जवानी बुढ़ापा सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मेथड क्यों बता रहे हो? तो ऐसा मेथड सुनने के लिए अपने को ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स में एक टूल है जो ये सब हमें करके देगा। हमें खुद से मैनुअली नहीं करना, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन नाम का टूल है जो हमें क्या करेगा, ये करके बताएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सबको समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंटीग्रेशन? क्यों इंटीग्रेशन जरूरी है ये समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। ओके यस। और अभी जान लो कि अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो पहले डिफरेंशिएशन सीखना होगा, फिर इंटीग्रेशन सीख पाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन आता है तभी इंटीग्रेशन सीख पाएंगे, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन नहीं सीख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स बताने वाला हूँ। क्या मैथमेटिक्स है वो समझो। एक वर्ड होगा आपको मिलेगा इनफाइनाइट डेसिमल लेंथ। अब ये इनफाइनाइट डेसिमल लेंथ का मतलब क्या है? जैसे मान लो, एकदम ध्यान से सुनना, ये दो रैबिट्स हैं, ये रैबिट ए और ये रैबिट बी, और रैबिट ए और रैबिट बी इनके बीच में ना दूरी है। कितनी दूरी है? कुछ तो स्टार्टिंग में दूरी थी इनके बीच की, ए और बी मान लो कुछ तो डी सेपरेशन के गैप पे थे। अब ये डी किलोमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। तो अब ये जो रैबिट है, ये रैबिट है स्टेशनरी, ये मूव नहीं करने वाला, मतलब इसका अपना ईगो है, ठीक है, जिसको आना है आए, ठीक है, हम भी वो है जो किसी का इंतजार नहीं करते। तो रैबिट ए का अपना ईगो है, रैबिट ए कहीं नहीं चलने वाला, ये स्टेशनरी, ठीक है। लेकिन ये जो रैबिट बी है, इसको बहुत प्यार है इसे, तो बोले कि ठीक है तुम अप्रोच नहीं करोगे, मैं अप्रोच करूंगी। तो ये रैबिट बी जो है वो अप्रोच करेगी। अब रैबिट बी को ये बोला गया है, ठीक है, अब जो आसपास के लोग थे ना उनको नहीं मंजूर था ये ए और बी का मिलना। तो अब आसपास के लोगों ने क्या बोला, ठीक है रैबिट बी, अगर तुम रैबिट ए से मिलना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम यू हैव टू जंप, और आपको हर एक जंप के बाद क्या करना है, जितना डिस्टेंस आपका पहले था उससे आधे डिस्टेंस पे होना है। मतलब अगर अभी डिस्टेंस डी है तो जब ये पहला बार जंप करेगी, जब ये पहला बार जंप करेगी तो पहले बार जंप करके ये कहाँ पहुंचेगी, ये पहुंच जाएगी d/2 पर। मतलब फर्स्ट जंप के बाद ये जो रैबिट है वो यहाँ पर पहुंच गई। मतलब अब ए और बी के बीच में गैप कितना है, अब ए और बी के बीच में गैप है d/2। अच्छा, तो ठीक है, अभी भी दोनों के बीच में बहुत दूरी थी, तो रैबिट बी को लगा ठीक है एक दो और जंप करते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। फिर एक और जंप हुआ, एक और जंप हुआ, अब रैबिट बी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब इनके बीच का गैप कितना है, d/4, ठीक है। फिर से रैबिट बी ने जंप किया, यहाँ कहीं पहुंच गई। अब क्या है, अब इनके बीच का गैप कितना है, d/8 हो गया। फिर से जंप करेंगी d/16 हो जाएगा, फिर से जंप करेंगी d/32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत जंप के बाद, बहुत जंप के बाद भी जब आप देखोगे, ये रैबिट बी को अब हमेशा क्या लग रहा है, रैबिट बी को हमेशा अब ये लग रहा है कि अच्छा ठीक है अभी इतनी दूरी पे है, नेक्स्ट जंप पे उस तक पहुंच जाएगी। अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ से यहाँ आ गई रैबिट बी, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। अब रैबिट बी को ये लग रहा है ना कि अच्छा इस बार नहीं पहुंच पाई, लेकिन नेक्स्ट जंप में रैबिट ए के पास पहुंच जाए। तो रैबिट जंप करते गई, जंप करती गई, बहुत सेपरेशन के बाद भी अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखोगे ना, बहुत जंप्स के बाद भी अगर आप इस कंडीशन को मैग्नीफाई करके देखोगे, तभी आप देखोगे कि ए और बी अभी भी कुछ ना कुछ सेपरेशन पर। फिर से तुम बोलो कि ठीक है सर अभी मैं इसको और जंप करने देता हूँ, और जंप करेगी और जंप करेगी, मान लो 10,000 करोड़ बार इसने भी जंप कर लिया है। तुम अगर 10,000 करोड़ जंप करने के बाद भी अगर सोचोगे ना, मान लो आफ्टर 10,000 करोड़ जंप, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो
ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ गैप बच जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको ये समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ना ऐसा बोलते हैं, अब यहाँ पे B जो है वो A को अप्रोच कर रहा है, मतलब ऐसा बोलेंगे B टेंड्स टू A। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे B टेंड्स टू A। अब इसका मतलब क्या है सर? B टेंड्स टू A का मतलब B को हमेशा लग रहा है कि वो A तक पहुंच चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में A से दूर है। जैसे जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मान लो ऐसा लिखा है, लिमिट, ये मैथ्स का टर्म है, परेशान नहीं होना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा लिखा मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 0 को अप्रोच कर सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता। अब आगे जब हम ये सब पढ़ेंगे ना, थोड़ा बहुत कैलकुलस जब मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको ऐसा मिलेगा x टेंड्स टू 0 या y टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 1। मान लो ऐसा लिख रहा है कि x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि x 0 के बहुत पास है, लेकिन कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं हो पा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसी तरह यहाँ पर ऐसा होगा, ये रैबिट बी जो है वो ए के बहुत पास है, लेकिन कभी भी रैबिट बी जो है वो ए तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? रैबिट बी टेंड्स टू ए। सर नहीं आया समझ में? ये तो एकदम, ये एग्जांपल समझ में आया क्या? अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे हमारे पास 27 पार्टिसिपेंट्स है भाई साहब। 27 पार्टिसिपेंट्स में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछेंगे, ये नहीं सोचेंगे सर मैं तो मैथ्स का हूं ही नहीं, मैं क्यों जानूं। ये बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक कैलकुलस अगर तुमको नहीं आएगा ना, तो तुम कभी भी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स अगर सीखना है तो बेसिक कैलकुलेशन आना पड़ेगा। यहाँ तक बोलो किसी कोई भी डाउट है? मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल सोचो मन में क्या है? एग्जाम्पल था कि ए और बी दो रैबिट है। अब तुम रैबिट रैबिट मत, तुम खुद को और तुम अपने चाहने वाले को इमेजिन कर लो। तुमको तुम्हारे घर वाले ने बोला कि ठीक है एवरी टाइम यू हैव टू जंप हाफ द डिस्टेंस, तो ठीक है तुमने जंप करना स्टार्ट किया, तो तुमको हमेशा ये लगेगा कि तुम नेक्स्ट जंप में अपने चाहने वाले के पास पहुंच जाओगे। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा और तुम्हारे चाहने वाले का मिलन कभी नहीं होगा। हमेशा आप ये बोल सकते हो कि तुम्हारा जो मोशन है वो टेंड्स टू तुम्हारा चाहने वाला है, लेकिन कभी भी तुम्हारे और उसके बीच की जो दूरी है वो खत्म नहीं होगी। बात समझ में आया क्या ये? यस सर। तो इसी को मैथ्स Yes, में sir. क्या बोलेंगे? इसी को मैथ्स में बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैंने ऐसा बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि x 0 तक पहुंचना चाहता है, x 0 तक पहुंचना चाहता है, पर कभी पहुंच नहीं पाएगा, पर कभी पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया सर कि इसका मतलब क्या हो गया कि B टेंड्स टू A, B हमेशा A तक पहुंचना चाहता है लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएगा। अब 1000 करोड़ जंप के बाद, 1000 करोड़ जंप के बाद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप तो है। अब ये जो गैप है वो अनडाउटेडली बहुत कम है, मतलब ना के बराबर गैप है, नेग्लिजिबल गैप है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ गैप तो है। अब ये जो छोटा सा गैप है, ये जो छोटा सा गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमल गैप। इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटेसिमल गैप। तो जब भी आज के बाद से मैं ये इनफाइनाइटेसिमल वर्ड यूज करूं, मतलब ये जो लेंथ, जैसे अगर मैं बोलूंगा इनफाइनाइटेसिमल, इसका मतलब समझ जाना है कि वो जो गैप है या वो जो लेंथ है, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, आपके जब बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको मिलेगा इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। इसका मतलब वो जो लेंथ है वो टेंडिंग टू 0 है, वो जो लेंथ है वो टेंडिंग टू 0 है, लेकिन 0 नहीं। लेकिन हाँ उसका वैल्यू बहुत छोटा है, ये जरूर हम बोल सकते हैं। अब कितना छोटा है? तो अपने सोच से कई ज्यादा छोटा है। आई होप ये सबको थोड़ा बहुत समझ में आया है। टेंड्स टू का मतलब समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये अगर मैं बोलूँ ना तो ये हमारे कोई काम का नहीं, ये बस मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। हमारे काम का क्या है? तो हमारे काम का जो है उसके लिए मैं आपको कुछ पुरानी बातें से लिंक कराना स्टार्ट करता हूँ। आपने अपने लोअर क्लास से पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सुना है क्या ऐसा? यस सर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सर मैंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में सुना ही नहीं कभी। कौन एक्सेलरेशन सर? सर कौन एक्सेलरेशन, कौन वेलोसिटी? ऐसा तो नहीं होगा। सबको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ज्यादा नहीं भी है तब भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब मैंने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं इसको ना वो इनफाइनाइटेसिमल लेंथ से क्या करने वाला हूँ? लिंक करने वाला हूँ। कैसे लिंक करूंगा वो ध्यान से देखिए। अब फिजिक्स में ना दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या?
कभी भी अगर आपको ये चेंज वाला वर्ड मिल जाए, चेंज मतलब चिल्लर नहीं है, फिजिक्स में कभी भी चेंज वाला वर्ड मिल जाए तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज। कभी भी आपको कहीं पर भी डेल्टा लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना वो चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को चाहिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और कभी भी अगर फिजिक्स में आपको चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज का सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक है, वो थ्रू आउट द फिजिक्स काम आएगा। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, और कभी भी चेंज आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस करो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो आप क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर देते। बात समझ में आया क्या ये? यस सर। ओके। Yes, sir. यहाँ पर एक और Yes, वर्ड sir. है, क्या, रेट। अब ये रेट वाला वर्ड फिजिक्स में आज के बाद से कभी भी रेट वाला वर्ड दिख जाए मतलब समझ जाएंगे कि टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये पूरा जो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन, वो क्या हो रहा है, V चेंज minus ऑफ U by T. वेलोसिटी का रेट। चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है यहाँ पर, डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए डेल्टा वी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, t2 वो टाइम है जब पार्टिकल का वेलोसिटी v था, और t1 वो टाइम है जब पार्टिकल का वेलोसिटी u। अब तुमने इसको बहुत ही आसान तरीके से ऐसा पढ़ा होगा, अगर मैं ये बोल दूं कि if at t1 if t1 is equal to, मैं ऐसा बोल दूं अगर, if t1 is equal to 0, that implies acceleration can be written as v minus t1 is equal to 0 and t2 is equal to t। अगर t1 0 है और t2 t है तो आपने ऐसा कुछ पढ़ रखा है अपने लोअर क्लास में, पढ़ा है क्या सबने, एक्सेलरेशन इज इक्वल Yes, टू sir. v माइनस u डिवाइडेड बाय t। हाँ या Yes, ना, sir. सबको ये Yes. समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आपको ये बोल दिया कि अगर मुझे फिजिक्स में कभी भी चेंज लिखना है, चेंज का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो मैंने एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर दिया, मैंने एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मैंने इस तरह से क्या किया है, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया। उसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखता तो एक्सेलरेशन को क्या लिखता, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय वो टाइम जब वेलोसिटी t2 था माइनस वो टाइम जब वेलोसिटी u था। इसी का अगर मैं केस बनाता तो ऐसा लिख देते कि t1 अगर 0 है, t2 t है, तो v माइनस u डिवाइडेड बाय t। लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ Yes, तक कोई sir. डाउट है क्या? सबने पढ़ा होगा ऐसा कुछ? अच्छा, No, no, sir. अब ये जो एक्सेलरेशन, इसको मैंने टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया है। फिर से दो बात याद रखने वाली अभी, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करूं, एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अगर किसी ने मेरे को बोला कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है दो टाइम इंटरवल के बीच में, जैसे मैंने t1 से लेके t2 के बीच में अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, तो ये t1 और t2 दो टाइम के गैप थे, मान लो एक 10 सेकंड एक 20 सेकंड, तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. देखो अगर Yes. कोई टफ, कुछ भी टफ लगे ना तो पूछना, ऐसा कुछ शायद नहीं पहले पढ़ा है या पहले पढ़ा है, अगर नहीं याद हो तो पूछ लेना। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितने हैं Yes, students? sir. Yes, sir. 30 पार्टिसिपेंट्स हैं भाई हमारे पास, 30 पार्टिसिपेंट्स है, उसमें एक या दो लोगों की आवाज आती है, बाकी लोग पता नहीं किस नाराजगी में है कि सर हम तो बोलेंगे ही नहीं। 30 पार्टिसिपेंट्स है, सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. कोई ऐसा भी है जिसने आज पहली बार क्लास अटेंड किया है? कोई ऐसा भी है? कोई है क्या जो आज मेरा पहला क्लास है। कौन है, Yes, किसका sir, पहला मैं। क्लास है?
This is Anushka. This is my first class. एक मिनट। Sir, I'm Shreya. This is my first class. श्रेया का फर्स्ट क्लास है, ज्योति का फर्स्ट क्लास है। ओके, जो लोग पहली बार क्लास, हाँ कौन? दीपांशी, दीपांशी का भी फर्स्ट क्लास है। ओके, फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है। जिनका भी फर्स्ट क्लास है उनको एकदम अजीब लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं सर, I'm understanding. चलो ठीक है। अच्छा, जो पुराने हैं हमारे पास, जो पहले से, ऐसा नहीं है कि सर नए लोग आ गए तो आप तो पुराने लोग को भूल ही गए सर। जो नए लोग हैं उनको किसी को कोई प्रॉब्लम है? आर्को, भूमिका, इरफान, काजी, मालिनी, मोमिता, पीयूष, इनको कोई प्रॉब्लम? No sir. ओके, चलो तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि कभी भी आप टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि आप क्या करो, 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन, 12 बजे से लेके 12:30 के बीच में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करो। तो मैंने आपको दो टाइम का लिमिट बता दिया, 12 और 12:30। तो 12 और 12:30, अब दो टाइम इंटरवल के बीच में जब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, आप उसको क्या बोलोगे? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में तुमको जब एवरेज वेलोसिटी, कुछ लोगों को पता होगा, मैंने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना बताया है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया? जैसे आपको बोला गया कि 12 से लेके 12:30 बजे के बीच तक पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है, इसका मतलब मैंने दो टाइम के लिमिट बता दिए, दो टाइम का इंटरवल बता दिया है। इस टाइम के इंटरवल में आपको क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो जब भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कैलकुलेट करते या टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? एवरेज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट किया तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह अगर मैं आपको बोलता कि मुझे आप एग्जैक्टली 12:30 बजे पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है या एग्जैक्टली 12:30 बजे पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन है ये बताओ। तो अगर मैंने एक टाइम को फिक्स कर दिया कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर ही वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जानना है, टाइम फिक्स हो गया, मतलब क्या हो गया? उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मेरे को एग्जैक्टली 12:30 बजे पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे एग्जैक्टली 12:30 बजे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जानना है, तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? जब भी टाइम इंटरवल में Yes, sir. वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को बोला जाए तो दैट इज एवरेज वैल्यू, लेकिन कभी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करने बोलेंगे तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir. यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा कि एक्सेलरेशन जो है वो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मैंने इस तरह से लिखा है। या अगर मेरे को वेलोसिटी लिखना होता तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी का मतलब चेंज ऑफ पोजीशन होता है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज ऑफ पोजीशन होता है क्या? जैसे मान लो पार्टिकल पहले यहाँ कहीं पर था और पार्टिकल यहाँ कहीं पर आ गया, मैं पार्टिकल का पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है। पोजीशन टाइम ग्राफ याद है क्या किसी को? नहीं याद है? अच्छा, पहले मैं पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा समझाता हूँ। देखो, थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा कि मुश्किल नहीं होगा। मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। कौन सा ग्राफ? तो ये जो ग्राफ है उसको मैं बोलूंगा पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि ये सब आपको थोड़ा बहुत आता है। इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, कैलकुलस का इंटरप्रिटेशन और ये सब, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। और अगर कुछ भी ऐसा लगे, देखो तुमको 9th में आता था, 10th में आता था, अभी आता है, नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना कि सर मेरे को अभी नहीं समझ में आया। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, किसके बीच में? x और t के बीच में। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ x और t के बीच में। x क्या है? x है पार्टिकल का पोजीशन, x है पार्टिकल का पोजीशन, और t अलग अलग टाइम पर पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा वो। मान लो
एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में, पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में ऐसे चलना स्टार्ट करे, एक्स एक्सिस के अलावा हमने देखा कि जब टाइम का वैल्यू 0 सेकंड था, जब टाइम का वैल्यू 0 सेकंड है तो पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल ओरिजिन पर है, ठीक है, मतलब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। टाइम बढ़ा, जब टाइम का वैल्यू 1 सेकंड हो गया तो मैंने देखा कि पार्टिकल 1 मीटर के मार्क पे आ गया, मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज होके 1 हो गया, ठीक है। टाइम और बढ़ा, टाइम गतिशील है भाई, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम 2 सेकंड हो गया, मैंने देखा कि पार्टिकल का पोजीशन 4 मीटर का हो गया। फिर टाइम और बढ़ा, टाइम 3 सेकंड हो गया, मैंने देखा पार्टिकल का पोजीशन 9 मीटर हो गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, तो तुम देखो एक रिलेशन आप लिख सकते हो इस तरह से, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सर कैसे, जब टाइम का वैल्यू 0 है तो पार्टिकल का पोजीशन भी क्या है, 0 है। जब टाइम 0 तो पार्टिकल 0, जब टाइम का वैल्यू 1 है तो पार्टिकल का पोजीशन भी कहाँ मिला, 1 वाले मार्क पे मिला। जब टाइम का वैल्यू 2 हो गया तो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ मिल रहा है, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ कहीं मिल रहा है, 4 वाले मार्क पे। जब टाइम का वैल्यू 3 हो गया तो पार्टिकल पोजीशन कहाँ मिल रहा है, पार्टिकल पोजीशन मिल रहा है 9 वाले मार्क पे। अब जब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे ना, जब आप इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको ये ग्राफ समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ग्राफ ऐसे बना है कर्व्ड लाइन के जैसा। ये जो ग्राफ हमने बनाया है वो इस तरह का एक कर्व्ड लाइन बना है। अच्छा, अगर इस तरह का कर्व्ड लाइन बना है मतलब पार्टिकल इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है क्या, पार्टिकल का जो पाथ है वो कर्व्ड है क्या? पाथ का मतलब समझ में आता है ना, जिस पाथ में पार्टिकल एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा है, तो पाथ ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है क्या, ये पार्टिकल का पाथ हुआ या पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन है? पार्टिकल तो एक्स एक्सिस में Straight मूव कर line. रहा है ना, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा था। t इक्वल्स टू 1 पे उसका कोऑर्डिनेट पता है, t इक्वल्स टू 2 पे कोऑर्डिनेट पता है, t इक्वल्स टू 3 पे पता है, एंड सो ऑन। अब मैंने ये देखा कि मेरे पास एक ग्राफ बन के आया है। क्या है ग्राफ? x और t के बीच में एक इस तरह का ग्राफ बन के आया है। अब अगर तुम देखोगे तो इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर मान लो अगर ये टाइम, अब मैं थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो अगर यहां कहीं पर टाइम था t1, t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन था, t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन था x1, t1 टाइम था, पार्टिकल का पोजीशन था x1। मान लो टाइम चेंज हुआ, टाइम का वैल्यू चेंज हुआ और चेंज होके हो गया है कुछ तो t2 का। इस t2 टाइम पर, इस t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज होके x2 हो गया। पार्टिकल इस तरह से x एक्सिस में सीधा सीधा मूव कर रहा था। मैंने ये बोला कि किसी टाइम t1 पर मैंने पार्टिकल का पोजीशन देखा तो वो मेरे को x1 मिला। किसी दूसरे टाइम t2 पर मैंने पार्टिकल का पोजीशन देखा तो पार्टिकल का पोजीशन x2 हो गया। अब यहां से यहां आते वक्त, यहां से यहां आते वक्त पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ क्या? t1 से t2 तक पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ ना? तो Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन। अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले पार्टिकल यहाँ पर था किसी x1 वाले मार्ग पे, पहले पार्टिकल यहाँ कहीं पर था किसी x1 वाले मार्ग पर, तो ये दूरी यहाँ से ओरिजिन से x1 थी। फिर पार्टिकल मूव करके कहीं यहाँ कहीं पर आ गया है, यहाँ कहीं पर आ गया तो अब उसकी दूरी ओरिजिन से कितनी हो गई, x2 हो गई। तो अगर कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन हो गया ना। तो ये जो मैंने येलो से बनाया है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जिसका वैल्यू x2 माइनस x1 का होगा क्या? सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर? Understood. फिर से समझाओ क्या सबको समझ में आ रहा है? No, sir. आयुष्मान एक हमेशा सर और एक और बार सर एक बार फिर एक और बार देखो, एकदम आराम से समझते हैं, कोई तूफानी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस नया है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने क्या किया है, x और t के बीच में ग्राफ बनाया। बोलोगे सर x क्या है, t क्या है? t जब भी मैं यूज करूं काइनेमेटिक्स में मतलब वो टाइम है,
और x जो है वो क्या है, पार्टिकल का पोजीशन। मान लो कोई पार्टिकल जो था वो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहा था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा था। मैंने देखा कि जब टाइम का वैल्यू 0 है तो पार्टिकल का पोजीशन 0 था, मतलब पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया होगा। 1 सेकंड के बाद मैंने देखा तो पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो 1 आ गया। 2 सेकंड के बाद मैंने देखा तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया। 3 सेकंड के बाद मैंने देखा तो पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 9 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अब यहाँ पे y के बारे में कुछ नहीं पता आपने, इसलिए मैंने y को इन्वॉल्व नहीं किया है, सिर्फ मैंने पोजीशन का मतलब x रखा है। अगर वो y के बारे में बोलते तो y भी हम चेंज करते, y का भी ग्राफ होता। अभी मैंने क्या बोला है कि पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से चेंज हो रहा है। अगर टाइम का वैल्यू चेंज होगा तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे चेंज होगा। अब x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इसका मैंने एक ग्राफ बना लिया इस तरह से। अब बोलोगे सर ये ग्राफ आपने कैसे बनाया, तो बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ है। अभी आप ऐसा समझो कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ऐसा ग्राफ दिखता है, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ आपने अपने लोअर क्लास में बनाया होगा तो स्ट्रेट लाइन बनता था। उसी तरह x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से कर्व बनता है। अब मैंने बना दिया। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि जब कोई टाइम का वैल्यू t1 है, इसी टाइम t1 पर मैंने पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेक किया तो मेरे को पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना मिला, x1 का मिला, ठीक है। फिर मैंने अगले टाइम t2, कुछ समय के बाद कोई t2 टाइम लिया। इस t2 टाइम पर मैंने क्या किया, इस t2 टाइम पर मैंने पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेक किया तो मुझे कोऑर्डिनेट कितना मिला, x2 मिला। तो मैंने ये बोला कि किसी t1 टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन था वो x1 था, और किसी t2 टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या है, x2। इसका मतलब क्या हो गया, t1 समय से लेके t2 समय तक पार्टिकल जो है वो येलो लाइन के अमाउंट, इतने अमाउंट से डिस्प्लेस कर चुका है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ रहा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को वही लिखा है, चेंज ऑफ पोजीशन। कभी भी अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट जानना है तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अगर, तो मुझे उसका पोजीशन का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया है क्या इतना? यस सर। ग्राफ क्या बता रहा है ये समझ में आ रहा है? ग्राफ बता रहा है अलग अलग टाइम पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच का ग्राफ है। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे सीधा सीधा मूव कर रहा था, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सीधा सीधा मूव कर रहा था। अलग अलग टाइम पर पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन होता है, जैसे 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर है, 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर है, 3 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर है, एंड सो ऑन। अब मैंने रैंडमली, मैंने जनरलाइज करने के लिए ये बोल दिया कि किसी t1 टाइम पर ऐसा मान लो कि पार्टिकल कोई x1 दूरी पर है ओरिजिन से, और किसी t2 टाइम पर पार्टिकल जो है वो कोई x2 दूरी पर है। तो अगर मेरे पास इनिशियल पोजीशन है और मेरे पास फाइनल पोजीशन है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो आ रहा है x2 माइनस x1। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितने टाइम पे हुआ है, तो टाइम जो है फाइनल टाइम था t2 और इनिशियल टाइम था t1। अब देखो मेरे पास अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है और टोटल टाइम भी मुझे पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी मुझे पता और टोटल टाइम भी अगर मेरे को पता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा, अब फिर से ये टाइम इंटरवल है, एक इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, t1 सेकंड से लेके t2 सेकंड तक। इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा क्या, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सबको इतना समझ में आया? कुछ भी डाउट लगे ना, मैंने कुछ लिखा है Yes, उसमें डाउट है या अंडरस्टैंडिंग में डाउट है तो पूछना। स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर थोड़े मुश्किल होते हैं, फिर काइनेमेटिक्स बहुत ही आसान है। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? नो सर। अभी ग्राफ में देखो, इसको थोड़ा बहुत हम ग्राफ से भी एनालाइज करते हैं क्या। ये मेरा इनिशियल पोजीशन था और ये मेरा फाइनल पोजीशन था, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मैंने क्या किया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को इस तरह से
ज्वाइन कर दिया है। अब ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर आप देखोगे ना तो ये जो लाइन बन के आया है, ये जो लाइन बन के आया है वो एक्चुअल में कॉर्ड है क्या? कॉर्ड अगर याद हो आपको, आपने 9th-10th में कॉर्ड पढ़ा होगा, सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करने वाले लाइन को कॉर्ड बोलते थे ना, पढ़ा है क्या Yes, ऐसा? sir. Yes, sir. सबने ऐसा सुन रखा होगा। तो कॉर्ड सिर्फ Yes, sir. सर्कल में नहीं बना सकते, किसी भी Yes, कर्व sir. में आप कॉर्ड बना सकते हो। जैसे कर्व है, आपने इस कर्व के दो पॉइंट को ऐसे अटैच कर दिया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो यहां से यहां मेरे पास एक कॉर्ड आ गया। अब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या करेगा? एक्स के पॉजिटिव से, मतलब यहाँ पे ये जो टाइम एक्सिस है, इस टाइम के पॉजिटिव से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है क्या? ये जो कॉर्ड है Yes, sir. वो टाइम के एक्सिस से कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा। मान लो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो थीटा एंगल जो इस कॉर्ड ने टाइम के एक्सिस से क्रिएट किया, इस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस थीटा एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इस थीटा एंगल को हम बोलेंगे इंक्लिनेशन। और इस इंक्लिनेशन का जो टैन होता है ना, टैन ऑफ दिस इंक्लिनेशन, वो क्या होता है? स्लोप के बराबर होता है। अब स्लोप वर्ड सुना है क्या कभी? स्लोप Yes, sir. 9th-10th में ऐसा सुना था क्या? स्लोप, स्लोप Yes, sir. कितनों को पता है स्लोप के बारे में? Yes, sir. या कितनों को नहीं पता स्लोप के बारे में? सर स्लोप क्या है सर? Sir, is it gradient? स्लोप मतलब ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट मत बोलो। ओके चलो मैं बताता हूँ, कोई नहीं, अपन यहाँ पे भी वापस आएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन इतना भी डरने वाली बात नहीं है, वापस आते हैं इसमें। जैसे मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। मान लो मैंने एक लाइन बनाया इस तरह से, कोई भी लाइन, तुम कैसा भी लाइन बना दो, लाइन बनाना है, लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ लाइन बना दिया, मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3, ठीक है। अब ये सारे जो लाइंस थे ना, वो अगर आप देखोगे तो x के पॉजिटिव के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं। मान लो इसने फॉर्म किया θ1, इसने फॉर्म किया θ2, इसने फॉर्म किया θ3। अब ऐसा नहीं सर अगर लाइन यहाँ हुआ तो ऐसे, अगर लाइन यहाँ पर है तब भी एंगल अपने को x के पॉजिटिव से ही देखना है। x के पॉजिटिव के साइड से जो एंगल होगा, सपोज ये लाइन 4 था तो ये हो जाएगा θ4। अब यहाँ पर θ1, θ2, θ3, θ4, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। किसी भी लाइन ने x के पॉजिटिव से जो एंगल फॉर्म किया है उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन। अब ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, किसी भी एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला, ये सब अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब है गिवन लाइन x के पॉजिटिव से जो एंगल क्रिएट करेगा, x के पॉजिटिव से जो एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है, उसको मैंने इंक्लिनेशन बोला। अब अगर आपको लाइन का इंक्लिनेशन पता चल गया ना, तो आप उस लाइन का स्लोप लिख सकते हो। लाइन का स्लोप जो होगा वो हो जाएगा tan ऑफ इंक्लिनेशन। tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन लाइन का स्लोप है। बोलोगे सर स्लोप फाइंड करने से मेरे को क्या फायदा? जैसे ही आप स्लोप फाइंड आउट कर लोगे ना, और मान लो किसी दो लाइन का स्लोप सेम आ गया, मान लो ऐसा है कि L1 लाइन का स्लोप अगर L2 स्लोप को m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, तो m स्लोप फॉर L1 का वैल्यू अगर स्लोप फॉर किसी और लाइन L5, किसी और लाइन L5 की इक्वल आ गया, तो आप बोल दोगे कि these two lines are parallel to each other। बात समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ या ना? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना? बहुत टफ लग रहा है क्या? No, sir. ओके, हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास
कितने लोग हैं अभी? भाग तो नहीं 30 लोग हैं। देखो कुछ भी डाउट हो ना तो पूछना प्लीज, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, स्टार्टिंग का लेक्चर है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत मैथ्स होगा तो उसमें थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश करना है सीखने के लिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप मेरे पे 2-3 दिन विश्वास रखो, आपको सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। लाइन L1, L2, L3, L4 मैंने कुछ लाइन स्ट्रेट लाइंस बना दी और मैंने बोला कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, ये क्या कर रहे हैं, x के पॉजिटिव के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अब x के पॉजिटिव के साथ जो भी एंगल वो क्रिएट कर रहे हैं उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया इंक्लिनेशन। अब बोलोगे सर ये इंक्लिनेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने से मुझे उस लाइन का स्लोप मिल जाए। कैसे? अगर मुझे L1 वाले लाइन का स्लोप m1 जानना है तो m1 का वैल्यू हो जाएगा tan θ1। उसी तरह L2 वाले लाइन का स्लोप अगर मेरे को m2 जानना है तो वो हो जाएगा tan θ2। तो किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप जानना है तो उसके इंक्लिनेशन, उसका इंक्लिनेशन एंगल देख लो। इंक्लिनेशन ने x के पॉजिटिव से, इंक्लिनेशन ने x के पॉजिटिव से लाइन ने जो एंगल फॉर्म किया है वो इंक्लिनेशन है, और उस इंक्लिनेशन का अगर आप tan वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और अभी के लिए मैं अगर मैं बोलूं कि सर स्लोप का क्या फायदा मेरे को, तो मान लो दो लाइनें ऐसे, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L5। अगर आप देखोगे तो L1 और L5 अगर मान लो आपको पता है कि दोनों का जो स्लोप है m1 का वैल्यू और m5 का वैल्यू अगर सेम हो गया, m1 इज इक्वल टू m5, अगर कभी भी आपको ऐसा पता चल जाए तो आप सीधा सीधा बोल देना कि दोनों लाइंस जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? स्लोप का मतलब समझ में आ गया? स्लोप क्या है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को ऐसा याद है क्या, लोअर क्लास में उसने ये पढ़ा होगा, लोअर क्लास में उसने क्या पढ़ा था कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ऐसा याद है क्या किसी को? ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें अपने को स्लोप कैलकुलेट करना है। अब एकदम ध्यान से देखना, ये ग्राफ है, मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस थीटा का ना tan थीटा जानना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन किया और ये मैंने ऐसे ज्वाइन किया। यहां से यहां के लेंथ को मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना? यहां से Yes, ये T1 था, ये T1 टाइम है। यहां से यहां के लेंथ को मैं T1 लिख सकता हूं, और यहां से यहां के लेंथ को x2 माइनस x1 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप इस ट्राइंगल में tan थीटा फाइंड आउट करोगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है ना? Yes, sir. अब ये tan थीटा का वैल्यू देखो, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ रहा है क्या? Yes, sir. अब तुम याद करो, शायद तुम्हारे लोअर क्लास में तुमको तुम्हारे टीचर ने सिखाया होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है या पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। सिखाया क्या ऐसा कुछ? Yes, sir. सिखाया Yes, तो sir. अच्छी बात है, नहीं सिखाया है तो याद करके रख लेंगे। क्या याद कर लेंगे? यहाँ पर हमने एक नोट पॉइंट सीखना है। क्या नोट पॉइंट है? ये नोट पॉइंट बहुत काम का है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity, slope of position time graph gives velocity। मैं कुछ बातें जो आज हमने यहाँ पे सीखी है उसको मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले इनफाइनाइटेसिमल। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे को आपको इनफाइनाइटेसिमल का मतलब समझाना है फिजिक्स में, कि फिजिक्स में इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या है। मैंने आपको एक रफ जनरल वे में इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का मतलब बता दिया है, वो रैबिट वाले एग्जांपल से, कि इसका उसका मतलब क्या था कि रैबिट बी हमेशा रैबिट ए को टेंड कर रहा है, हमेशा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएगा। मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप है वो लाखों करोड़ों जन्म के बाद भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमल गैप रह जाएगा, बहुत छोटा गैप रह जाएगा। अब उस छोटे से गैप का अपने फिजिक्स में क्या मतलब है वो समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले चेंज वाला वर्ड समझाया। अब चेंज का मतलब फिजिक्स में कभी भी क्या होता है, कभी भी अगर फिजिक्स में चेंज कैलकुलेट करेंगे मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
अब फिजिक्स में मैंने आपको एक और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लेके रेट ऑफ चेंज का मतलब सिखाया। कभी भी अगर आपको कोई बोले कि रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब चेंज को आपको टाइम से डिवाइड करना है। अब मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा आ गया था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो उसको मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर आपने एक टाइम इंटरवल में चेंज कैलकुलेट किया है, इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर आप चेंज कैलकुलेट करते हो या कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। फिर मैंने आपको ये, अब एवरेज एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता है। उसी का एक और एग्जांपल हमने क्या लिया, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 12 से 12:30 के बीच में अगर कोई वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर उसने कैलकुलेट करने को बोला, मतलब वो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। लेकिन अगर वो बोले कि एग्जैक्टली 12:30 बजे वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताओ, एग्जैक्टली 12:30 बजे कितना वेलोसिटी था वो बताओ, मतलब उसने एक टाइम फिक्स कर दिया, उस फिक्स टाइम पर पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है वो जानना है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज का मतलब मैंने आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश की। एवरेज का मतलब ग्राफ से कैसे समझा हमने, पोजीशन और टाइम का ग्राफ गिवन था, t1 पोजीशन, t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन कुछ तो x1 है, ये x1 है, t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन कुछ तो x1 है, और t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन कुछ तो x2। अब मैंने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया बेसिक डेफिनेशन से। अगर वो पार्टिकल x1 से चल के x2 आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। कितने टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो t2 माइनस t1 के टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये एवरेज वेलोसिटी मैंने सिचुएशन को देख के बनाया। सेम एवरेज वेलोसिटी अगर मेरे को ग्राफ से कैलकुलेट करना है, अगर सेम एवरेज वेलोसिटी मुझे ग्राफ से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, कॉर्ड बना दिया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन था उसको मैंने कॉर्ड बोला। इस कॉर्ड का मैंने स्लोप फाइंड आउट किया, और जब मैंने कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट किया ना, तो मैंने देखा कि वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो कभी मैंने लोअर क्लासेस में हमारे टीचर ने अपने को बताया था कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, आज वो हमने प्रूव करके भी देख लिया है। सबको ये समझ में आया है क्या? Yes, sir. यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? No, sir. No, sir. No, तो sir. आज इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब देखो कल भी हमारे पास, कल भी हमारा एक लेक्चर है, तो ये सब जो भी आज पढ़ रहे हैं, आज शायद थोड़ा लग सकता है सर बिखरा हुआ है, चीजें समझ में आ रही है लेकिन इनके बीच में जो लिंक है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आज जो भी बिखरा हुआ है ना, कल समेटा जाएगा। कल क्या होगा, आज आपको वैक्सीन का पहला डोज मिल गया है, कल वैक्सीन का दूसरा डोज मिलेगा, तो आप 100% क्या हो जाओगे, सिक्योर्ड हो जाओगे। तो इसलिए आज का लेक्चर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कल वाला लेक्चर भी अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे सर समझ में तो आया ही नहीं, आज नहीं आया तो कल क्या घंटा समझ में आएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। कल वाले लेक्चर में आएंगे जरूर, तो आज का जो भी डाउट होगा वो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, ये जो लेक्चर का पीडीएफ है मैं भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप वहां से देख सकते हो। और ये मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हो। मेरे नाम का खुद का चैनल है, आप वहां से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई कंपल्सन नहीं है किसी को देखने का। अगर आपको समझ में आ गया तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, कॉपी में नोट जरूर मेंटेन करना, वो कंपल्सन। बात समझ में आया? Yes, sir. चलो Yes, सर आपका sir. चैनल का नाम क्या है? कुमार अविनाश ऐसा नाम है। ओके सर।